अगर आपको काम ही करना, आपको सर्वे ही कराना है तो लो, अब हम भी तैयार करेंगे एक टीम, हम भी अब फला मंदिर में ही, अररिया के काली मंदिर में हम दे देंगे, कामाख्या देवी गुवाहाटी कामाख्या वहाँ के मंदिर के बारे में दे देंगे, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में दे देंगे, शिव मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर के बारे में दे देंगे कि यहाँ पर कोई हमारी मस्जिद थी, हमारे फलां पीर बाबा साहब थे, यहाँ पर बैठ करके वो अल्लाह की इबादत करते थे, एक कुटिया थी उसको तोड़ करके मंदिर बनाया, आप जांच के आदेश दे दीजिएगा। 500 साल पहले क्या हुआ देश के अंदर, अब उसको छानबीन करने में लगे हैं। इतना ही चिंता है अगर आपको इस देश का, तो पुलवामा के अंदर में अटैक हुआ, वहाँ पर कई सौ किलो RDX आए तो उसका पता ही नहीं लगा पाए आपको कई सौ दिन कई साल गुजर गए हैं, और 500 साल पहले क्या हुआ आप उसकी तहकीक कर रहे हैं। था उसमें JDU के नेता जो अभी जिला अध्यक्ष हैं मास्टर मुजाहिद जी, मास्टर मुजाहिद तो थे उसमें मौजूद, और उन्होंने भी बताया कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ जाता है, ऐसा कोई कानून लाता है तो मैं भी उसके साथ, इस्लाम के साथ हूँ। देखिए धान जो कटाई हुई है, धान देख लीजिए कितनी बुरी हालत में है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 1.5 महीना पहले धान बाली निकल जाने के बाद सैलाब आया, वो सब बर्बाद हो गया है। इस सैलाब को रोका नहीं जा सकता, बड़ी आसानी के साथ रोका जा सकता अगर महानंदा बेसिन बना लिया जाए। वक्फ को लेकर मतलब फिर से MIM पार्टी भी मतलब इसको जोर शोर से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर आरोप लगाते हैं, पक्षधार जो हैं उस पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ये जातिवाद का राजनीति करेंगे और फिर से मतलब कुछ सीट हासिल करने का कोशिश करेंगे। पहले आप ये जवाब दो, पिछले 45-40 साल में आपने क्या किया सीमांचल के लिए। RJD का नेता बोलेगा तो उससे भी पूछेंगे, JDU का नेता बोलेगा तो उससे भी पूछेंगे, कांग्रेस का नेता बोलेगा तो उससे भी पूछेंगे। तो तकलीफ तो हुई थी उस वक्त में, इसलिए कि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था और हमें कभी उम्मीद थी उस वक्त में भी कि इंशाल्लाह सीट हमारी यहाँ से निकल जाती और 100% निकलती। पटना के अंदर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नीतीश जी को दावत दी गई थी, वो नहीं पहुंचे उस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ऊपर वो प्रोग्राम था। अगर जाते तो उनको बोलना पड़ता कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम इस बिल को नहीं पास होने देंगे, इसीलिए वो आए नहीं उस प्रोग्राम में कि भाई फलां RJD से फलां साहब आएंगे और JDU से फलां साहब आएंगे और MIM से फलां साहब आएंगे। ये पूरी तरतीब चेंज हो गई। तो पूरी तरतीब चेंज होने की वजह से मेरे हिस्से में जो टिकट आना था, तो वो पार्टी का फैसला हुआ कि मौलाना अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, आप अभी रहिए, किसी और को कैंडिडेट बनाया जाता है तो किसी और साहब को कैंडिडेट बनाया गया। हमें तो बिरयानी के मसाले की तरह यूज़ करते हैं, बिरयानी बनानी होती है तो मसाला डालते हैं और बिरयानी बन जाती है तो बिरयानी खाते मसाला को उठा कर फेंक देते हैं, वैसे मुसलमानों के साथ हुआ। और JDU में रहकर अगर यकीनन वो अपनी शान के हिसाब से और इस्लामिक नुक्ते नज़र से अगर उनको सियासत करना है तो सबसे पहले नंबर पर जो वक्फ़ है, वक्फ़ के ऊपर जो कानून आया है, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के दिखा दे मौलाना बलियावी। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लव, मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पहुंचे हैं अररिया जोकीहाट में। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं, ऐसे शख्सियत हैं जो कोई पहचान की मोहताज नहीं है, सीमांचल में खासकर और बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं राजनीतिक मुद्दे को लेकर। हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, AIMIM पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आज कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी शाम के अड्डा शो में। चलिए, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि आप एक मौलाना है और फिर राजनीतिक में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मैं तो असल एक तालिब इल्म हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ। अकाबिरीन की दुआ है कि लोगों का हुस्न ज़न है कि मुझे आलिम समझते हैं और अभी भी हुसूल इल्म का सिलसिला हमारा जारी है। रही बात ये कि मैं एक तालिब इल्म और एक आलिम होने के बाद सियासत में कैसे, तो मैं आपको ये साफ बता दूं कि सियासत, इस वक्त की सियासत यहाँ हमारे इलाक़े के लिए इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। मेरे इलाक़े के लिए क्या, पूरे भारत के अंदर आप देख रहे हैं, लेकिन ख़ुसूसन हमारा जो ये इलाक़ा है सीमांचल, बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, पिछड़ा इलाक़ा है। यहाँ सियासत के प्लेटफॉर्म से जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, इसीलिए मजबूरन हम लोगों को कदम बढ़ाना पड़ा, वरना हम लोग सियासत के फील्ड के आदमी बहुत पहले से नहीं, हमारा बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है। हमारे वालिद मोहतरम चूँकि वो गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, सन
16 में वो रिटायर हुए हैं। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली एजुकेशन से जुड़ी हुई है। आज भी हम लोग एक तालीमी इदारे में ही अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम एक तालीमी इदारा चला रहे हैं यहाँ पे। तो रही बात ये कि बस सिर्फ ये मकसद है कि जो आवाम का हक़ नहीं दिया जा रहा है, सियासत के प्लेटफॉर्म से उस हक़ को उन तक पहुंचाने के लिए हमने ये कदम बढ़ाया है। और हमारा जहां तक अंदाज़ा और हमारी जहां तक तहक़ीक़ है और हम जहां तक समझते हैं कि सियासत को जितने अच्छे अंदाज़ में एक आलिम दीन कर सकता है, एक दीन का जानकार कर सकता है, क्योंकि सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है, दीन का एक शोबा है, वो उतना कोई और दूसरा आदमी समाज का नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई जब तक इसमें लोग अच्छे नहीं पहुंचेंगे तो इसका मिसयूज़ ऐसे ही होता रहेगा। तो इसको पेश नज़र रखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं आप जैसे बोले कि आलिम दीन मतलब जैसे राजनीति कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं आलिम दीन, लेकिन बहुत सारा आलिम दीन है। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। अभी जो बलियावी साहब जो अभी बयान दे के गए हैं वो भी एक आलिम दीन है, और भी बहुत सारे मतलब नेतागण हैं जो आलिम दीन है, लेकिन दूसरे पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहीं आपको पसंद नहीं आते हैं वो, या फिर जनता को भी पसंद नहीं आते हैं। अभी जो बयान दे के गए हैं, बलियावी साहब का बयान आपने सुना कि जो मुसलमान, अगर इनका कहने का मकसद यही था, अगर कोई मुसलमान मतलब जेडीयू को वोट नहीं करते हैं वो तो गद्दार कहलाएंगे। वो खुला भाषा है उनका। असल में बलियावी साहब को, मेरे ख़्याल से बलियावी साहब एक आलिम दीन हम समझते हैं उनको, और वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम हैं। उनकी बहुत इज़्ज़त है, उनका सम्मान है। लेकिन सही माने में सच बात तो ये है कि वो नहीं बोल रहे हैं ये, बल्कि वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के बैनर तले बने रहना, उनको खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनके बड़े लीडरान को खुश करने के लिए उनको ये बात बोलनी पड़ती है कि देखिए बलियावी साहब हैं, ये हमको जिताने के लिए, हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे लिए कितनी ज़बरदस्त भाषण कर रहे हैं। और उनको अपने आप को प्रूव करना है ताकि उनको भी कुछ कम से कम ओहदा मिल जाए और पार्टी में अपने आप को ये साबित कर सके कि भाई हम आपके वफ़ादार हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हैं बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जो आलिम नहीं हैं, लेकिन यह है कि वो कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सियासत में रह करके सियासत का सही इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए। मैं नाम ले लूँगा, 100 ऐसे आपको बहुत से मिल भी जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्लेटफॉर्म वो गलत है। वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि वो चाह कर भी वो सही नहीं कर सकते। वो मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, वो मुसलमानों के हक़ की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जदयू में है, और जदयू में रहकर अगर यकीनन वो अपनी शान के हिसाब से और इस्लामिक नुक्ते नज़र से अगर उनको सियासत करना है तो सबसे पहले नंबर पर जो वक्फ़ है, वक्फ़ के ऊपर जो कानून आया है, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के दिखा दे मौलाना बलियावी साहब। अगर वक्फ की बात करेंगे, कल जो प्रोग्राम किशनगंज में रखा गया था उसमें जेडीयू के नेता जो अभी जिला अध्यक्ष हैं मास्टर मुजाहिद जी, मास्टर मुजाहिद तो थे उसमें मौजूद, और उन्होंने भी बताया कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ जाता है, ऐसा कोई कानून लाता है तो मैं भी उसके साथ, इस्लाम के साथ हूँ। खुले में बोले हैं तो उनको अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि आपके बोलने से नहीं होगा, बल्कि आप जिस पार्टी में आप समर्थन दे रहे हैं ना, उस पार्टी का मौक़िफ़ है इस संशोधन को हिमायत करना। उन्होंने हिमायत किया है। नीतीश साहब तो खुले लफ्ज़ों में, उनके मंत्री ने और उनके एमपी ने, ललन सिंह आपने देखा होगा, ललन सिंह का विभाग, उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इस बिल की हिमायत की थी। अगर मुजाहिद साहब हैं या मौलाना साहब हैं, मौलाना बलियावी साहब हैं, अगर यकीनन ये चाहते हैं कि भाई माइनॉरिटी के हक हुकूक की लड़ाई लड़े, तो अभी बात करें डायरेक्ट जाकर नीतीश साहब से कि हमारे खिलाफ जो कानून आ रहा है यकीन शरीयत के खिलाफ है। वक्फ के ऊपर में जो कानून लाया जा रहा है, वक्फ के ऊपर किसी की इजारादारी नहीं होती है। वक्फ का मतलब अल्लाह के लिए वक्फ है, वो प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो चेयरमैन बनता है वो भी उसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकता, ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा कानून अभी क्यों लाया जा रहा है कि जिसमें डीएम मुख्तार कुल होगा, उसके अंदर में लेडीज़ मेंबरान को सनातन धर्म में ये नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाया जा रहा है। किसी और औकाफ के अंदर में तो आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम औकाफ में आप ऐसा कर रहे हैं। तो इन लोगों को बोलना चाहिए, अगर बोल रहे हैं कि भाई हम शरीयत के साथ हैं, तो शरीयत ये कहती है कि इस पर यह कानून नहीं बनना चाहिए, तो ये नीतीश जी से बात क्यों नहीं करते? ये
कह सकते हैं ना कि सर हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, टोटल मुस्लिम आपके सपोर्ट में होगा, लेकिन ये है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो कानून हो रहा है उसके ऊपर में कार्रवाई कीजिए। ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते नीतीश जी, ये तो दुल्हा बने हुए हैं ना अभी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के। अभी तो खुल के बयान भी नहीं दिया ना नीतीश जी। अरे खुलकर बयान तो दूर की बात जनाब, ऐसे मंच पे आते नहीं हैं, वो तो शायद मजबूरी थी। वहाँ पर किशनगंज में जो भी जदयू के नेता हैं मजबूरी थी, चले गए, नहीं तो फिर वो शिकार होते, ट्रोल होते वो। वरना फिर अभी पटना के अंदर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नीतीश जी को दावत दी गई थी, वो नहीं पहुँचे उस कॉन्फ्रेंस में, चूँकि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ऊपर वो प्रोग्राम था। अगर जाते तो उनको बोलना पड़ता कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम इस बिल को नहीं पास होने देंगे, इसीलिए वो आए नहीं उस प्रोग्राम में, ताकि उनको कहीं वहाँ जवाब न देना पड़े। तो खैर ये बातें मैं ये इसलिए कहूँगा कि वो रहकर भी सियासत ऐसी जगह पर कौम के लिए नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ पर बोलने की इजाज़त नहीं है। फिर भी लल्लन सिंह तो मतलब बोल रहे हैं, इससे पहले उनका बयान आया कि मुसलमानों के लिए जेडीयू पार्टी ने बहुत कुछ किया, नौकरी से लेकर बहुत कुछ किए हैं, लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं करते हैं। फिर भी आरोप लगते हैं सन 2005 में मुसलमानों ने वोट नहीं किया, उसके बाद में जो गवर्नमेंट बनी तो मुसलमान वोट नहीं किया। मुसलमान वोट कहाँ गया है? सन 2020 के अंदर में मुसलमानों ने वोट नहीं किया, बिल्कुल किया है। आप मुसलमानों ही की वोट ले करके आप कुर्सी पर बैठे हैं, और मुसलमानों के साथ हमारे खुसूसन सीमांचल वालों के साथ जो हक़ हुकूक है, जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है अभी तक। राजनीतिक देखिए कि मतलब मुद्दा गरमाया हुआ है और बिहार की चुनाव करीब आता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर मतलब फिर से एमआईएम पार्टी भी मतलब इसको ज़ोर शोर से कर रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर आरोप लगाते हैं, पक्षधार जो हैं उस पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ये जातिवाद का राजनीति करेंगे और फिर से मतलब कुछ सीट हासिल करने का कोशिश करेंगे सीमांचल में। देखिए सीमांचल नहीं, पूरे भारत में हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। एक से लेकर जितने भी कैंडिडेट हों, जहां जो मुतय्यन की जाती है उतनी सीटों पर हर किसी को लड़ने का अधिकार है। हमको भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, आपको भी लड़ने का अधिकार है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को हक़ नहीं देंगे तो वो कौम तो खड़ी होगी ही। आज तक हम लोग तो सिर्फ किसको, भाई चलो कौन है आपका, कांग्रेस है, जदयू है, आरजेडी, हर किसी को मुसलमानों ने वोट अपना किया कि आपको हम वोट देते हैं लेकिन आप हमारा काम कीजिए। कोई भी मसला हो, सिर्फ शरई मसला नहीं है, शरीयत के ऊपर तो जो हुआ हमारे साथ में सौतेला रवैया हुआ और ये लोग बिल्कुल मूर्ति बने रहे, इनके मुंह में दही जमा रहा, इन्होंने कोई भी एक लफ्ज़ तक नहीं बोला मुसलमानों के ताल्लुक़ से। लेकिन यह है कि हम लोगों ने यही सोचा कि हमारा वोट तो, हमें तो बिरयानी के मसाले की तरह यूज़ करते हैं, बिरयानी बनानी होती है तो मसाला डालते हैं और बिरयानी बन जाती है तो बिरयानी खाते मसाला को उठा कर फेंक देते हैं, वैसे मुसलमानों के साथ हुआ है। इसीलिए अब हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम अपना वोट अब किसी को जिताने और हराने के लिए नहीं, बल्कि हमारा वोट अब होगा हमें खुद जीतने के लिए, हम अपना हक की लड़ाई के लिए हम अपना वोट का इस्तेमाल। भी तो आप पे आरोप ही लग रहा है कि मतलब ये सिर्फ दूसरे को जिताने के लिए मतलब वोट कर रहे हैं, मतलब वो ये लड़ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के चुनाव में देखिए, आपने चुनाव कई सीटों में लड़ा और आपको फिर वही नतीजा देखने को मिला। बता दिए तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि भाई आप कहते हैं कि उसके बीजेपी वालों की सरकार बन गई और बीजेपी 130 सीटों में जीत गई है। किसकी वजह से जी? किसकी वजह से? एमआईएम की वजह से। पागलपन है ना। एमआईएम ने कितने जगह पे कैंडिडेट दिया है? 16 जगह पे। 130 सीट पे बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? यहाँ जोकीहाट, ये अररिया के अंदर में आप उसमें सरकार की बात है, आप गवर्नमेंट की बात ले लीजिए, या अररिया के अंदर में तो बैरिस्टर साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया, बीजेपी कैसे निकल गई यहाँ से? ये सारी बातें खामखा अफवाह है, वो एक बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट बना दिया है कि भाई इसकी वजह से दूसरे लोग जीत जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एमआईएम की वजह से कोई जीतता है या कोई हारता है। वो आदमी का एक अपना वो है, अपनी एक फील्ड है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को अपनी लड़ाई के लिए। क्या लग रहा है मुसलमान कम्युनिटी को समझाने के लिए आप मतलब सक्सेस हो पाएंगे? क्योंकि देखिए इम्तियाज़ जलील एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं महाराष्ट्र के, और फिर उनको लोकसभा में भी हार मिली और फिर अभी विधानसभा में भी मतलब वही सामना करना पड़ा। राजनीति है जनाब, राजनीति के अंदर में कोई हारता है कोई जीतता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति के अंदर में 4-4, 5-5 मरतबा आदमी हार जाता है। यही हमारे किशनगंज के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत अच्छे मिजाज के आदमी, बड़े निस्बत वाले आदमी थे। और लेकिन यह कि 4 मरतबा पहले वो इलेक्शन हारे
4 मरतबा हारने के बाद तब वो सन 2005 के अंदर में सन 2009 के अंदर में गालिबन वो इलेक्शन जीते, तो उसके बाद जीते। तो इलेक्शन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये है कि अफसोस होता है कि जब आदमी करीब पहुंचकर जब हार जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर भी, लेकिन यह है कि रिज़ल्ट अच्छा आया है, वहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ा है, पहलों के मुकाबले में बड़े बड़े जो नेता थे उन लोगों को उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। इसलिए इस बात की खुशी है कि भाई वहाँ रिज़ल्ट हमारा अच्छा आया। वह हारना नहीं है, बल्कि वो जीतना ही समझेंगे। बिल्कुल करीब करीब जा कर के, वही औरंगाबाद के अंदर में दोनों सीटों के अंदर में दूसरे नंबर पर, और शायद 1500-2000 के वोटों के डिफरेंस से वो सीट हारे हैं। तो आइंदा इसको भी कवर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप बहुत बात हो गई, आप अपनी बात बताइए कि पिछले विधानसभा में भी आपने चुनाव लड़ने की बहुत कोशिश की और रैलियाँ वगैरह भी, मतलब जगह जगह पे आप जाते थे, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब्दुल्ला सलीम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह रही कि चुनाव नहीं लड़े? फिर लोकसभा में फिर से आप मतलब उसी इसमें जोश में देखे गए, उसके बाद फिर अब चुनाव आ रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कहीं पार्टी अगर वजूद में आती है किसी शख्स की वजह से, जैसे यह जो कि हाट विधानसभा है, यहाँ पर MIM पार्टी पहले से नहीं थी। अररिया में आने के बाद यहाँ पहले नंबर पे यही पार्टी आई, मैं पार्टी में शामिल हुआ। पहले मैं SDPI में था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें था, तो उससे मैं इसमें आया, इस पार्टी में। तो यहाँ पार्टी का काम जैसे शुरू हुआ है, तो चूँकि यहाँ और कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, बस वही RJD, जदयू और कांग्रेस वगैरह, इन सब का सर्कल था यहाँ पर, लोग उसी के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब पहली मरतबा मैं लेके आया मीटिंग की मैंने, तो उस वक्त लोग हंस रहे थे, क्या लेकर के आओ, कौन है, हम नहीं जानते हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे तो जानते थे बैरिस्टर साहब को, लेकिन चूँकि एक बड़ा तबका, बल्कि यूँ कहिए कि 60 से 70% हमारे जो एजेड लोग हैं, उम्रदराज शख्स हैं, वो नहीं जानते, कम जानते हैं। जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वही जानते हैं। जब हम लेकर आए पार्टी का काम, हमने यहाँ पे शुरू किया उस निज़ाम के तहत। तो पिछले सन 2020 इलेक्शन आते आते जब हमने काम हमने किया, चूँकि लोग हम ही को जानते थे, वो ये समझते थे कि भाई मौलाना पार्टी के यहाँ पे हैं, मौलाना ही उम्मीदवार होंगे, और चूँकि और कोई था नहीं यहाँ पे उम्मीदवारी में, तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी एक तमन्ना थी कि भाई चलो यहाँ से अगर इलेक्शन पार्टी लड़े तो मैं लड़ूंगा। तो मैंने उस हिसाब से पार्टी को मजबूत तो यहाँ पर पहले से हम कर ही रहे थे, लेकिन ये कि जब इलेक्शन का वक्त आया तो हमने भी तैयारी की कि चलो अगर पार्टी लड़ाएगी तो इंशाल्लाह लड़ेंगे यहाँ से। तो बहरकैफ हमने अपनी उम्मीदवारी की ख्वाहिश भी जाहिर की कि मैं यहाँ से क़यादत कर सकता हूँ, आप हमें मौका दें। तो होते हवाते एक पार्टी का निज़ाम होता है, एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उथल पुथल ऐसा हुआ, मामला ऐसा हुआ कि जो जहन था लोगों का कि भाई फ़लाँ RJD से फ़लाँ साहब आएंगे और जदयू से फ़लाँ साहब आएंगे और MIM से फ़लाँ साहब आएंगे, ये पूरी तरतीब चेंज हो गई। तो पूरी तरतीब चेंज होने की वजह से मेरे हिस्से में जो टिकट आना था, तो वो पार्टी का फ़ैसला हुआ कि मौलाना अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, आप अभी रहिए, किसी और को कैंडिडेट बनाया जाता है। तो किसी और साहब को कैंडिडेट बनाया गया, ऐसे शख्स को बनाया गया जिसकी पार्टी ने सिटिंग MLA रहते हुए उसको टिकट नहीं दिया। MIM से उन्होंने राब्ता किया, खैर कांटेक्ट किया, तो उसके बाद MIM ने उसको टिकट दिया और मुझसे यही कहा गया कि भाई मौलाना आप, पार्टी उनके हक़ में फ़ैसला कर चुकी है, आप समर्थन कीजिए। खैर हमने सब्र किया, चूँकि हम इलेक्शन लड़ने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हम अपने सीमांचल के अंदर जो यहाँ की तकदीर हमें बदलनी, यहाँ का नक्शा बदलना, उस लिहाज से हम मेहनत कर रहे थे। तो तकलीफ़ तो हुई थी उस वक्त में, इसलिए कि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था और हमें कवी उम्मीद थी उस वक्त में भी कि इंशाअल्लाह सीट हमारी यहाँ से निकल जाती और 100% निकलती। लेकिन खैर पार्टी का चूँकि फ़ैसला जो होता है, एक प्रोटोकॉल है, एक निज़ाम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो पार्टी ने फ़ैसला किया तो हमने समर्थन भी किया, और समर्थन ही नहीं किया बल्कि गए घर घर गाँव जाकर जो मेहनत पहले से उससे दोगुना मेहनत करके पार्टी को हमने कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी कामयाब हुई। उसके बाद फिर देखिए रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। और रही बात बीच में, जाहिर सी बात है कि जब वहाँ कोई दूसरी तीसरी पार्टी होती है तो उसका काम करने वाला कोई आदमी नज़र में आता था, हाँ भाई शायद आप ही की पार्टी होगी तो आप ही कैंडिडेट होंगे। हम लोकसभा इलेक्शन के अंदर में ऐसा नहीं कि भाई हम यहाँ से हम इलेक्शन लड़ने का दावेदारी हम पेश कर चुके थे कि अररिया लोकसभा से हमें लड़ाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन नाम आ रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए से कि भाई एक महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, एक BJP का होगा, एक MIM का होगा। MIM का कौन होगा जी? मौलाना अब्दुल्ला साहब होंगे। नाम खामखा दे दिया जाता था लोगों ने, बल्कि इलेक्शन कमीशन का के वेबसाइट वो उसमें भी शायद नज़र आने लग गया था, गूगल में मतलब कोई मतलब ऐसा हाँ भेजा था। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हम नहीं लड़ सकते यहाँ से। पार्टी का क्या डिसीज़न होगा इस ताल्लुक से वो तो पार्टी वाले जानते हैं।
अगर खड़ा करेंगे तो किसको करेंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, समीकरण क्या है नहीं है, तो ये फैसला हम लोग नहीं कर सकते। तो 20 का तो मामला ये था। 20 के अंदर में बहुत से लोग तो खैर कुछ और भी बोल देते हैं कि मौलाना 20 के अंदर में ऐसा हुआ, टिकट आपके हाथ में दिया गया, आपको मौका था, आपने टिकट को बेच दिया है। हमने कहा कि ये बेवकूफ़ी है कि टिकट हाथ में मिल जाएगा और हम बेच देंगे टिकट, अब पार्टी इस पे हम पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पागल आदमी। अरे पार्टी ने फैसला किया, वो भी एक आदमी आया पार्टी के अंदर में, पार्टी को लगा कि भाई अच्छा करेगा, एक बड़े घर से आ रहा है कोई आदमी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके अब्बा और उनके बड़े भाई रहे हैं, अब वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को लगा कि अच्छा है, हमसे भारी है कैंडिडेट और फिर सिटिंग एमएलए है, तो पार्टी ने सोचा कि भाई वो ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट होगा और वो रहेंगे पार्टी के साथ में तो पार्टी मजबूत होगी। तो हम लोगों ने भी वक्ती तौर पर उस वक्त में तो आनन फानन तो हम लोगों को बहुत बुरा भी लगा और हमने मना भी किया कि सर ये बिल्कुल गलत हो रहा है, हमारा हक है, हम लड़ेंगे। बल्कि यहाँ कई दिन तक लोग आते रहे कि मौलाना आप समर्थन कीजिए। मैंने कहा मैं किसी को समर्थन नहीं करूँगा, मुझे टिकट मिलेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं टिकट का हकदार हूँ। और फिर वहीं पर चूंकि कल तक वो लोग बीजेपी का बी टीम बोलते थे, जिनको टिकट दिया गया, हम लोगों को काम नहीं करने देते थे, परमिशन के लिए प्रोग्राम करना पड़ता था तो उसको कटवा देते थे, परमिशन हटवा देते थे वहाँ पे। और आज भी यही मामला, अभी कहीं प्रोग्राम करते तो माइक उखाड़ कर फेंक देते हैं लोग कि नहीं यहाँ पर जमने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी और की राजनीति नहीं चलेगी। खैर ये अब तो लोग बदल चुके हैं, नई जनरेशन को बतलाने की ज़रूरत नहीं है। खैर लेकिन यह है कि बस जो हुआ वो आप लोगों के नज़रों के सामने है। पार्टी ने आइन वक्त में फ़ैसला किया तो हमको समर्थन करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी इस बात की है कि जो कि हाट एक ऐसा विधानसभा है कि MIM ने किशनगंज के अंदर में दो मरतबा मतलब फाइट किया, तब जाकर उनके कैंडिडेट वहाँ पर कामयाब हुए। सन 2014 में भी और सन 2015 में दिया था तो अच्छे वोट आए थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन जो कि हाट में पहली मरतबा MIM कैंडिडेट देती और पहली मरतबा में हम यहाँ से हमारी पार्टी कामयाब होती, ये हम यही कह सकेंगे कि यहाँ के लोग और यहाँ के MIM के वर्करों की मेहनत थी। यहाँ पर इतनी मजबूती के साथ मेहनत हुई थी जनाब कि 38 पंचायत के अंदर में दो टीमें हमने बनाई थी। औरतों में अलग टीम बनाई थी और एजेड लोगों में अलग टीम थी, नौजवानों की अलग टीम थी। और उस मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कामयाब हुई। और फिर हमारे बैरिस्टर साहब की शक्ल भी काफ़ी है, तो इस निस्बत पर यहाँ से पार्टी कामयाब हुई थी। 20 जब इतने मेहनत करने के बाद अब्दुल्ला सलीम को तो दुख तो पहुंची होगी कि मतलब चुनाव नहीं लड़ पाए। नहीं, दुख तो किसको नहीं पहुंचता है भाई, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि भाई उसको टिकट में वो लड़े, वो MLA बने। लेकिन आपको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना होगा, एक निज़ाम के हिसाब से चलना होगा आपको, तो उस निज़ाम को फॉलो किया हमने। उस वक्त में दुख तो हुआ था काफ़ी, लेकिन यह है कि हमने फिर भी वो सबको एक तरफ रख करके, हम पार्टी को देख करके, झंडे को देख करके, हम एक मिशन को देख करके कि भाई सीमांचल का हक अगर मिल सकता है तो इसी प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। हमने मेहनत की और फिर हमने पार्टी को कामयाब किया। देखिए कहीं अब जैसे बताए कि टिकट हाथ में मिला, अब्दुल्ला सलीम को बेच लिए, और कहीं ना कहीं ये बड़े लीडर भी अभी जो मतलब हाल ही में मुर्शिद मुखिया ज्वाइन किया और उनका मतलब अभी वीडियो भी वायरल हो रहा है कि मतलब उनसे पैसा लिया गया, ओवैसी साहब के अकाउंट में पैसा भेजा, बहुत सारा वीडियो आप भी देखे होंगे। उन्होंने आरोप लगाए, आज फिर उन्होंने माफ़ी मांग के पार्टी ज्वाइन किए, तो क्या लग रहा है फिर से अब्दुल्ला सलीम का टिकट काटेंगे वो? देखिए ये पहले आरोप लगा था, उन्होंने खुद से बाज़ाब्ता वीडियो बनाया था कि हमने इतना पैसा दिया, हमने इतना पैसा दिया, हमने उतना पैसा दिया। पहले उस वक्त में 20 में, चूँकि उन्हीं के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, टिकट मिला नहीं था, उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था पार्टी के तरफ से, लेकिन टिकट सिंबल नहीं दिया गया था। तो बहरकैफ उन्होंने आरोप लगाया बाद में। देखिए राजनीति में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, इस तरह की बातें होती रहती है। खैर बाकी जो भी है वो सब कुछ भुला करके उन्होंने ख़ुद से अपनी ज़ुबान से एतराफ़ किया है, गलती हुई तो यकीनन इंसान से ही गलती होती है। उन्होंने सब कुछ भूल भाल करके एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी में जाता है, ये उसका संवैधानिक हक़ होता है। आदमी का हर कोई आदमी आज़ाद है। उस दिन किशनगंज के अंदर में उनकी ज्वाइनिंग हुई शायद 21 नवंबर को। मेरी तबीयत ख़राब थी, हम नहीं पहुंच पाए, हालांकि ख़बर हमें भी थी। वो पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन हुए, लेकिन यह है कि पार्टी यह है कि उसी आदमी को ज्वाइन कर ले वैसे ही बिल्कुल तेवर में कि हाँ भाई कल चल कर के हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम वैसे वीडियो बनाएंगे और फिर वैसे उल्टा सीधा कहेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि वो पार्टी में आए हैं, एक वर्कर की हैसियत से आए हैं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं, और फिर कोई भी आ सकता है।
एक मुर्शिद मुखिया क्या, अगर कोई और भी पूरे अररिया ज़िला के अंदर में जितने भी आरजेडी जदयू के नेता हैं, अगर वो चाहते हैं एमआईएम में आना तो आ सकते हैं, उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। पार्टी में जितने आदमी आए उतनी अच्छी बात है। हाँ, वर्कर आना चाहिए, कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट बनकर आ रहा है कि मैं ही लड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ तो मैं ही, मेरा ही टिकट है, तो गलत हो जाएगा ये। लेकिन बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा मतलब जो है बड़े लीडर मानते हैं, वो पार्टी बदलते हैं, टिकट जब देखता है कि उसको जिस पार्टी में वो है उस पार्टी से टिकट का उम्मीद नहीं लगता है, फिर मतलब वो पार्टी चेंज करने का सोचते हैं। बहुत सारे लीडर हैं, आप भी देख रहे हैं कि सीमांचल की, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े लीडर हैं जो देख रहे हैं कि आप उसका सिटिंग एमएलए है, तो उनको लगता है कि नहीं मुझे तो यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, फिर वो मतलब दूसरे पार्टी का रुख करने का कोशिश करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी पार्टी में काम करता है तो उसके कुछ अपनी भी इच्छाएं होती है कि भाई उसको टिकट मिले। हर कार्यकर्ता की एक ख्वाहिश होती है कि भाई वो भी ऊपर पहुंचे, उसको टिकट मिले, आगे बढ़े और नाम हो और पावर मिले, वो लोगों की खिदमत करे। कुछ लोग ज़्यादा सीरियस जब होते हैं इसमें, कुछ लोगों का मकसद ही यही होता है कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना है। जब उनके मकसद, उनके मंशा के हिसाब से टिकट नहीं मिलने का चांस होता है या नहीं मिलता है, तब वो दूसरे दल में चले जाते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह का निज़ाम आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। देखा होगा आपने कि कांग्रेस का बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी का कांग्रेस में आता है, आरजेडी का जदयू में जाता है, जदयू का आरजेडी में आता है, कोई बीजेपी में चला जाता है। ये सिर्फ एमआईएम की ही बात नहीं है, बल्कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते और उनको आप पहचान भी नहीं सकते हैं। अच्छा, देखिए कि आपका जीता हुआ कैंडिडेट चले गए सब आरजेडी के खेमे में, और फिर विधानसभा आ रहे हैं, और अख्तरुल इमान का बयान भी आया है कि ये जितने भी विधायक गए हैं वो ये 20 सीट से जीत नहीं सकते हैं, चैलेंज कर रहे हैं। क्या लग रहा है, एमआईएम पार्टी पे इस बार भरोसा जताएंगे जनता, या फिर उन्हीं लीडर पे भरोसा जताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए आपके पार्टी में? देखिए, सच बोल रहे हैं अख्तरुल इमान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़मानत ज़ब्त ना हो जाए, हमको तो ऐसा लगता है। जीतना तो दूर की बात है, ज़मानत बचाना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों का। अब अगर वो ये कहेंगे कि हमें जिताओ, हम काम करेंगे, किस मुंह से करेंगे जी? सन 2005 से लेकर अभी तक जदयू के लोग नहीं बोल सकते, इसलिए कि जदयू राजनीति में कुर्सी पर है। क्या किया उन्होंने लोगों के सामने में, हमारे सीमांचल में क्या किया? आप तो चैनल वाले हैं, आप लोगों के सामने तो सारे मुद्दा होगा यहाँ पे। कोई भी मसला हमारा दिखा दीजिए, कोई भी मैटर करप्शन से खाली हो, ब्लॉक चले जाइए, करप्शन है। हम तो बारहा कहते हैं, हमारा हाई स्कूल फील्ड में इतना पानी रहता है, हाई स्कूल फील्ड है, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? छत के ऊपर खेलेंगे। हॉस्पिटल है, एक्सरे मशीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाई नहीं है, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? सन 2005 से राजनीति में है, सरकार में नीतीश कुमार हैं, सीमांचल वालों को तो कुछ भी नहीं दिया है, मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है। बस जो कुछ है बहुत पहले से जो चला आ रहा है, धक्का मार करके वही चल रहा है। इसीलिए, और अगर ये बोलते हैं कि हमें दोबारा वक्त दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, पहले आप ये जवाब दो, पिछले 45-40 साल में आपने क्या किया सीमांचल के लिए? आरजेडी का नेता बोलेगा तो उससे भी पूछेंगे, जदयू का नेता बोलेगा तो उससे भी पूछेंगे, कांग्रेस का नेता बोलेगा तो उससे भी पूछेंगे, और हमारे एमआईएम का एक ही आदमी है। लेकिन आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल करता है, अपना हक का मुतालबा करता है पटना सदन के अंदर में, तो वो अख्तरुल इमान साहब करते हैं। अगर ये लोग भी होते, ये लोग भी अगर साथ में होते तो कम से कम कुछ तो मुतालबा करते, असर पड़ता, वहाँ से लेकर आते, लोगों के लिए कुछ तो हुकूक हक लेकर आते। धारा 371 के तहत जो 32,000 करोड़ का पैकेज है, उसकी लड़ाई के लिए ये लोग कमर बांध कर खड़े होते कि भाई हमें हर साल। अभी देखिए, धान जो कटाई हुई है, धान देख लीजिए कितनी बुरी हालत में है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 1.5 महीना पहले धान बाली निकल जाने के बाद सैलाब आया, वो सब बर्बाद हो गया है। इस सैलाब को रोका नहीं जा सकता, बड़ी आसानी के साथ रोका जा सकता अगर महानंदा बेसिन बना लिया जाए तो, लेकिन इसके लिए आवाज़ बुलंद करेगा ये हमारे नेता करेंगे तब ना। लेकिन आरजेडी जदयू के सारे नेता ऐसा है कि जाते हैं, ये उनकी ज़ुबान बोलने लगते हैं, जैसा कि अभी अररिया के अंदर में मौलाना बलियावी साहब बोल करके गए। तो इसीलिए कि अब सारी पार्टियां ऐसी है, वो लोग बोलेंगे, उनकी अब ज़मानत ज़ब्त होने वाली है। सन 2025 के अंदर लोगों ने देख लिया है, यहाँ तक कि मंत्रालय भी मिला लोगों को। खुद जोकीहाट के अंदर में जो एमएलए साहब हैं, वो आपदा प्रबंधन मंत्री रहे हैं। ज़रा रिपोर्ट ले लीजिए, आप जाइएगा, आप कहिएगा कि सर कितने सौ लोगों को आप मंत्री रहने के बावजूद भी सन
अब से 23 के अंदर, बल्कि 22 में गालिबन बने, वो 22 या 21 के अंदर बने, 22 में बने। 22 में आपने कितनों को लाभ दिया है? आपने 24 में कितनों को दिया है? 23 में कितनों को आपने लाभ दिया है? वो चाहता तो यहाँ की तकदीर बदल सकता था। आप 350 करोड़ के उसका वो बने हुए थे, मंत्री बने हुए थे। 350 या 3,500 गालिबन ऐसे ही होगा। आपको इतना बड़ा फील्ड बना, लेकिन कुछ नहीं किया आपने। फ़ोन कॉल तक नहीं होता आप लोगों के काम करने के लिए, फ़ोन कॉल नहीं कर पाते। दूसरों की मदद तो दूर की बात है जनाब, इसीलिए लोगों ने सबको देख लिया है, सारे नेताओं को देख लिया है। अब नए लोगों के लिए लोग खुद फैसला कर चुके हैं कि जो लोग काम करेगा यहाँ सीमांचल की धरती पर, जोकी की धरती पर, किशनगंज की धरती पर, हम उन्हीं को वोट देंगे। अब ये पार्टीबाजी नहीं चलेगी कि हाँ भाई फलां पार्टी सेक्युलर है। कोई पार्टी सेक्युलर नहीं है, सब हमारा वोट लेकर हमको इस्तेमाल करते हैं। जैसे बात कहे कि सांसद में देख लीजिए या फिर विधानसभा में देख लीजिए कि हमारे लीडर ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ आवाज़ उठाते हैं या जनता का आरोप है कि मतलब काम भी करते हैं? देखिए, आवाज़ उठाने से वाह भाई वाह, जहाँ पर तकदीर के फैसले, काम कहाँ होता है? जहाँ पर तकदीर के होता कहाँ से है? सब कुछ वहीं से होता है ना, सदन से ही होगा ना। जी होता है, लेकिन पास होगा, कोई भी बात सामने आएगी, रिकॉर्ड में आएगी, वहाँ पे वहीं से प्रक्रिया चालू होता है। वहाँ खामोश बैठे हुए हैं आप, वहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहे कि हमारा घर टूटा हुआ है। आप बोलेंगे नहीं तो आपका घर ठीक हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा कि हमारा घर टूटा हुआ है, हमें खंबे की ज़रूरत है, हमें टीन की ज़रूरत है, हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तब कम से कम नहीं तो 5 लाख तो मिलेगा। अख्तर साहब बोले तो ये खारी पुल कितने दिनों से मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ था, चालू हुआ कि नहीं हुआ है? और भी दीगर मामलात हैं, पुल पुलिया सड़कें, जितने भी काम अमूर के अंदर में अख्तरुल इमान साहब के पीरियड में हुआ है, और जितने भी मसाइल सीमांचल के वहाँ उठाए गए हैं। ये सर्वे, ज़मीन के सर्वे का काम था, लोग कितने परेशान थे, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिया जा रहा था। अख्तरुल इमान साहब ने आवाज़ बुलंद की थी कि सर्वे के काम को पेंडिंग में लेके जाइए, इसलिए कि अभी लोगों के पेपर ठीक नहीं है। अभी लोगों का पहले पेपर दुरुस्त कराइए, उसके बाद ये काम कीजिएगा। पूरे बिहार के अंदर में किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। गरीब आदमी 3-3, 4-4 घंटे तक लाइन में लगा रहता था, किसके लिए? खतियान के लिए, किसके लिए? रसीद के लिए। फिर भी नहीं हो पाता था, लोग परेशान होते थे। कितने लोग तो मर गए इस परेशानी में, इस झुंझुलाहट में आकर के। लेकिन अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की तो अख्तर साहब ने आवाज़ बुलंद की, और उनकी आवाज़ पर कितना फ़ायदा हुआ कि एक्सटेंड हुआ, ये झमेला एक्सटेंड हुआ। आप बोलते हैं बोलने से नहीं होता, बोलने से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो बोलने से ताल्लुक़ रखती है। हाँ, सिर्फ बोलने से ही मामला हल नहीं होता, ज़मीन पर भी उतरना पड़ता है। तो अख्तर साहब बोलते भी हैं और ज़मीन पर भी उतर कर काम करते हैं ना। देखिए, लोकसभा में और पिछले विधानसभा में भी यहाँ ओबीसी साहब का भाषण भी आए हैं, और कई एक वादा भी उन्होंने भी किए थे, शायद आप भी जानते होंगे, हॉस्पिटल की ये हो या स्कूल की वादा सीमांचल में। कहाँ तक हो पाया अब तक? बिल्कुल सही बात है आपकी। उन्होंने तो कहा था कि भाई हम यहाँ पे कोचा धामन में रेलवे स्टेशन के बारे में भी कर रहे हैं, तो वो अपने घर से तो रेलवे स्टेशन नहीं बनाएंगे, प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। और आपने अभी देखा होगा कि अभी बैरिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के में आवाज़ बुलंद की, बाज़ाब्ता किशनगंज के कोचा धामन के रेलवे स्टेशन का नाम लेकर के मुतालबा किया कि वहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर कोचा धामन के अंदर में रेलवे स्टेशन होना चाहिए। आज तक किसी ने आवाज़ बुलंद की? किसी ने भी? बता दीजिए हमको, जितने भी लीडर पिछले आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी मुस्लिम लीडर पैदा हुए हों कोचा धामन के ताल्लुक़ से, रेलवे के बारे में। रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल कौन लेकर आते? बैरिस्टर साहब ने ये जुमला कहा था कि बैरिस्टर साहब ने वादा भी किया था कि अगर भाई हमारी पार्टी को कामयाब करेंगे, हमारे लोगों को चुनेंगे, तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, यहाँ पर हम कॉलेजेस बनवाएंगे। ये जाहिर सी बात है कि ये सारे किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास लाने के लिए विधायक होता है, और ये विधायक रहे ही नहीं कम वक्त। अगर ये रहते सब के सब, ये हमारे जितने भी 4 विधायक रहते, तो कम से कम कुछ तो लेकर आते ना। बैरिस्टर साहब रास्ता बताते इनको। बैरिस्टर साहब चूँकि पुराने हैं, बैरिस्टर साहब के गाइडलाइन में काम होता, बैरिस्टर साहब के प्लेटफॉर्म से इनको मौका मिला, लेकिन ये लोग रहने चले गए वहीं पे जहाँ से कुछ नहीं मिलता, वहीं पे चले गए। तो क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव है, आपके पार्टी कितने सीटों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं और उतरेंगे, और कितने में मतलब जीत का मतलब आप लोग ये करते हैं, दावा करते हैं? ये फैसला तो खैर पार्टी को करना है जी। कितने सीटों पे वो लड़ेंगे और क्या कहाँ से लड़ेंगे, ये सब फैसला तो खैर पार्टी का होता है। हम लोग तो भाई एक खादिम हैं, और पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोगों को जो काम होता है हम लोग वो काम कर रहे हैं। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, इस ताल्लुक़ से हम लोगों की मेहनत रहती है। बाकी कहाँ से लड़ना है, नहीं लड़ना है, कौन कैंडिडेट बनेगा, नहीं बनेगा, ये सब फैसला तो खैर बाद में होता है और ऊपर के लोग करते हैं। चलिए, ये राजनीतिक बात हो गई, और राजनीति से जुड़ा हुआ एक बात है। अभी देखिए कि संभल मस्जिद की घटना आपने सुनी होगी,
यहाँ अभी अजमेर शरीफ की मतलब घटना मतलब शुरू होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस पर भी जांच का मतलब ये हो गया है, याचिका दायर हो गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं आप? मैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। 500 साल पहले क्या हुआ देश के अंदर, अब उसको छानबीन करने में लगे हैं। इतना ही चिंता है अगर आपको इस देश का, तो पुलवामा के अंदर में अटैक हुआ, वहाँ पर कई सौ किलो RDX आए तो उसका पता ही नहीं लगा पाए आपको कई सौ दिन कई साल गुजर गए हैं। और 500 साल पहले क्या हुआ आप उसकी तहकीक कर रहे हैं, और वो भी एक पक्ष को सुने बगैर आप एकदम एक ही पक्ष को सुन करके फ़ौरन आदेश दे देते हैं, एक टीम बना देते हैं, सर्वे टीम, और 2 घंटे के अंदर में सर्वे रिपोर्ट भी सबमिट हो जाता है। क्या है ये? खैर ये होना नहीं चाहिए। इस तरह की हरकतें, इस तरह की साजिशें देश की अदालत को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश को कमज़ोर करेगा। ये सिर्फ हिंदू या मुसलमानों का मामला नहीं है, और दूसरे मुल्कों के अंदर में कितनी बेइज्जती होती है हमारे मुल्क की इस ताल्लुक़ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर यहीं पर मुसलमान लोग भी कहने लग जाएं कि जो बड़ी मंदिर है, जो बड़े मंदिर है, उस मंदिर के नीचे हमारी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद के पत्थर, हमारी मस्जिद की ईंट रखी हुई है, सर्वे कराओ जी, तो सर्वे का आदेश दे देंगे। कितने भी सारे मस्जिद से कहीं ज़्यादा तो मंदिर हैं, मनादिर हैं, दे देंगे। अगर आपको काम ही करना, आपको सर्वे ही कराना है तो लो, अब हम भी तैयार करेंगे एक टीम, हम भी अब फला मंदिर में ही, अररिया के काली मंदिर में हम दे देंगे, अब कामाख्या देवी गुवाहाटी कामाख्या वहाँ के मंदिर के बारे में दे देंगे, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में दे देंगे, शिव मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर के बारे में दे देंगे कि यहाँ पर कोई हमारी मस्जिद थी, हमारे फलां पीर बाबा साहब थे, यहाँ पर बैठ करके वो अल्लाह की इबादत करते थे, एक कुटिया थी उसको तोड़ करके मंदिर बनाया, आप जाँच के आदेश दे दीजिएगा। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में आया कि बुद्धिस्ट के टेंपल को तोड़ करके बनाया गया, कि आप सर्वे के लिए आदेश दे दीजिएगा। नहीं, ये एक सिर्फ डाइवर्ट करने का और एक देर तक बने रहने का एक राजनीति की एक अफीम, एक भंग सुनाया जा रहा है आवाम को, जो लोग इनकी साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस तरह की बातें बिल्कुल बेबुनियाद और बेकार है, इसमें वक्त ज़ाय करना है, और देश की एक जो हमारी जो गंगा जबनी तहजीब है ये उसको खामखा उसको डैमेज करने की पूरी कोशिश। अच्छा, सीमांचल की मतलब मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की तहजीब कैसा है यहाँ पे, एकता कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल के अंदर में आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई इस तरह के हिंदू मुसलमान नहीं है। मेरा खुद का ये स्कूल है, या हमारे स्कूल में कम से कम 2 टीचर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू बिरादरी से हैं, और आज से नहीं है, कम से कम 6-7 साल हो गया है। रहते हैं वो हमारे साथ, खाते पीते उठते बैठते, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। सिर्फ हमारे स्कूल नहीं बल्कि हमारे गाँव के आसपास में जितने भी गाँव हैं, जो कि हाट के अंदर में बहुत कम तादाद के अंदर में हमारे हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पर 70 से 82% मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी हिंदू के गांव में किसी को कुछ कहा हो, मुसलमानों ने किसी के मंदिर के बारे में कुछ बोला हो? यहीं चले जाएंगे आप, जो कि हाट है, एक दीवार है, वो दीवार आधी दीवार मंदिर की और आधी दीवार मरकज़ की है। आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ है। फिर भी तो आरोप लग रहा है यहाँ पे, देखिए कि मतलब कि यहाँ पंडाल लगाने नहीं दिया जाता दुर्गा पूजा में, या फिर और भी कई एक पूजा में पंडाल लगाने नहीं दिया जाता है। ये तो गिरिराज सिंह का मतलब वो जो रैली निकाले थे, और उसके बाद फिर गिरिराज सिंह और आपका ही ये जिला का सांसद प्रदीप सिंह का बयान आया है। देखिए, वो गिरिराज सिंह वो हमारे बिहार के अंदर में माहौल ख़राब करने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं, वरना हमारे बिहार के अंदर में खुसूसन सीमांचल के अंदर में मुस्लिम भी बड़ी तादाद में रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, लेकिन मिलकर रहते हैं। रही बात यह कि उस दिन प्रदीप साहब जो संवैधानिक पद पर हैं, उनको इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि वो गिरिराज सिंह को खुश करना चाहते थे। वो बिहार स्टेट के लोगों के सामने और अपने लोगों के सामने में जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके सामने में खुश होना चाहते थे कि चलो हमारा एक नया चेला तैयार हो रहा है। इसीलिए लोगों ने उसकी मुखालफत की, बल्कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि आप इस तरह, आप सिर्फ हिंदुओं के आप MP नहीं हैं, आप अररिया के अंदर में हिंदुओं के भी MP हैं, मुसलमानों के भी MP हैं। आप मस्जिद मंदिर के रक्षक हैं, तो आपको मस्जिद की भी हिफाजत करनी पड़ेगी, इसलिए कि आप चुने गए हैं। और कहीं ऐसा नहीं होता है कि हाँ, अगर कोई हिंदू वोट से अगर कोई MP MLA बना हो तो मुसलमानों का वो MP MLA नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात, इस तरह कहीं सिस्टम में, कहीं निज़ाम में, कहीं कानून में, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो खैर उनको तो खैर उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया था और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी शायद उस वक्त में। यही बात काफ़ी है। देख लीजिए कि एक BJP का सांसद अगर वो गलत बोलता है, उसको फिर यहाँ की गंगा जबनी तहजीब ने उसको मजबूर किया है कि आप यहाँ इस तरह का भाषण नहीं बोल सकते, क्योंकि सीमांचल है, यहाँ पुरअमन तरीक़े पर लोग रहते
रहते हैं, यहाँ तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो मजबूरन उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक अभी जो मुद्दा चल रहा है बांग्लादेश में, वहाँ पे हिंदुओं को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है या सताया जा रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट आ रहे हैं, इसको लेकर महमूद मदनी भी कल बयान दिए हैं और आप ही के लीडर अख्तरुल ईमान का भी बयान आया इस मुद्दे पर। आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मतलब क्या देख रहे हैं इसको? मेरे ख्याल से चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पर भी किसी आदमी पर जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए। धार्मिक एतबार से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी का एक कॉन्सेप्ट, एक अक़ीदा, एक आस्था होता है। अगर कोई मुसलमान को इस्लाम को नहीं मानता है, हिंदू है, तो आप उसको जबरन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करवा सकते हैं। उनके मंदिर को नहीं तोड़ सकते हैं जबरन आप। ये शरीयत के ख़िलाफ़ भी है। इस्लामिक शरीयत में ख़ुद ये बात लिखी हुई। रही बात कहीं अगर मुसलमान है तो उसको जबरन हिंदू भी नहीं बना सकते, उसकी मस्जिद भी नहीं तोड़ सकते आप, जैसे भारत के अंदर हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ये निंदनीय है। वहाँ पर भी अगर किसी हिंदू के साथ हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो। और वैसे भी अगर हो रहा है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए, क्योंकि मोहतरम शेख हसीना यहीं पर हैं, उनसे तो बैठकर मशवरा करके उनको तो एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि अरे वहाँ अगर ऐसा हो रहा है तो बात कीजिए आप उनसे कि इस तरह मत कीजिए। उन लोगों का मामला है। इन सब कैसे बोलेंगे शेख हसीना जब खुद देश की नहीं रहे? तो शेख हसीना तो खुश हो रही है बैठ के कि अच्छा हो रहा है जो कुछ भी वहाँ हो रहा है। तो यहाँ के अब लास्ट सवाल आपसे यही करेंगे, आखिरी सवाल, कि यहाँ के जनता को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश यही दूंगा कि सन 2025 में अब जिस अंदाज में आप लोगों ने, जो कि हाट के आवाम से कहूँगा कि सन 2020 में आपने जिस जोश खरोश के साथ में MIM को कामयाब किया था, लेकिन हम शर्मिंदा हैं इस बात पे कि MIM के जो लोग जो कामयाब हुए उन्होंने आपके सपने को या आपके किसी भी हक़ को मुकम्मल नहीं किया। लेकिन यह है कि सन 2025 के अंदर में मौका दीजिए। इंशाअल्लाह मेरी ज़ुबान है, मेरा वादा है, जो भी कैंडिडेट बन कर के आएगा इंशाअल्लाह अच्छा कैंडिडेट बन कर के आएगा। इस बार टुल पुच्चों को पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है, और ऐसे लोगों को पार्टी टिकट भी देगी नहीं कि जो भाग जाए यहाँ से उधर चला जाए, किसी की ईमान व अक़ीदे का पता ना हो। इंशाअल्लाह अच्छा आदमी चुन कर के आएगा और वो आदमी वादा निभाएगा। बैरिस्टर साहब ने जो वादा किया है, अख्तरुल ईमान साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो पिछले 50 साल 70 साल के अंदर में जो कि हाट के अंदर नहीं हुआ, वो यहाँ पर करके दिखाएंगे। सारे करप्शन को मिटाएंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इसका डीलरशिप का मामला, जितने भी हों, सब के अंदर में मामला बैलेंसिंग होगा। लेकिन एक मरतबा मौका दीजिए मजलिस MIM के अच्छे कैंडिडेट को, इंशाअल्लाह यहाँ की तकदीर बदलेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला सलीम, जो आप सुन रहे थे काफ़ी समय से। अब वक्त इजाज़त नहीं देता है इस शो के हिसाब से। अब तक के लिए यहीं तक। आप देखते रहे द मीडिया लाइव। जय हिंद।